हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है लेजिस्लेचर मीनिंग एंड टाइप्स। व्यवस्थापिका, अर्थ एवं प्रकार। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अवधारणा में हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि सरकार किसे कहते हैं। सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। फिर सरकार के 3 पार्ट होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें व्यवस्थापिका सरकार का जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सरकार के 3 कार्य होते हैं। उन 3 कार्यों के आधार पर ही सरकार के 3 अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं। व्यवस्थापिका का काम विधान निर्माण है, अर्थात कानून बनाना, नियम बनाना व्यवस्थापिका का कार्य है। तो इन सब बातों को आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसकी क्या बोलते हैं, इसके प्रमुख प्रकार क्या है, ये बातें आपके लिए जानना जरूरी है आगे की क्लास में। तो आगे की क्लास में जब मैं आप जाओगे, आगे के जो स्लाइड है, देखो व्यवस्थापिका क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। व्यवस्थापिका व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। समझ गए? सरकार का वह पार्ट जो कानून बनाने का, जिसको कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ होता है। ये व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। जनरल आइडिया मैं आपको देता हूं व्यवस्थापिका के बारे में कि ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के जो अन्य 2 अंग है, 2 अन्य निकाय है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी उसकी तुलना में इसके कार्य और दायित्व दोनों अधिक है। सभी लोकतांत्रिक देशों में या जहां पर लोकतंत्र पाया जाता है वहां में व्यवस्थापिका क्या एक्चुअल में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका करती है, ये आपको ध्यान रखना है लोकतांत्रिक देशों में। तो वस्तुतः व्यवस्थापिका है कि आपको जनरल आइडिया है कि निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है। जैसे भारत में पार्लियामेंट 5 वर्ष के लिए, अलग अलग देशों में अलग अलग अवधि होती है व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है। ये जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि निर्वाचन के माध्यम से जनता अपनी संप्रभु शक्ति जो होती है वो व्यवस्थापिका को सौंपती है, जनप्रतिनिधियों को सौंप देती है। व्यवस्थापिका के कई नाम है, पॉजिटिव नाम भी है, नेगेटिव नाम भी है। व्यवस्थापिका जो कार्य करते हैं उनके अनुसार वो हम आपको आगे बताएंगे। इसको जनमत का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो व्यवस्थापिका निर्वाचित प्रतिनिधि है वो जनमत का प्रतिनिधित्व करता है, इस कारण इसको जनमत का दर्पण भी कहा जाता है। इसके द्वारा निर्मित विधियों में राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है। राज्य की क्या इच्छा है इसकी नीतियों में व्यक्त होती है और उन विधियों को राज्य की संप्रभुता का संबल प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों को ही कार्यपालिका कार्यान्वित करती है और न्यायपालिका उन्हीं विधियों को आधार मानकर न्याय व्यवस्था करती है। इस तरह व्यवस्थापिका सरकार के जो 2 अन्य अंग है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और उनको प्रारंभिक आधार प्रदान करती है। देखो, व्यवस्थापिका का महत्व पढ़ेंगे हम आगे जाके, तो वो प्राचीन काल में भी था, अभी भी है। लेकिन प्राचीन काल में व्यवस्थापिका का वैसा स्वरूप नहीं था जो आज के समय में है। और व्यवस्थापिका का महत्व किसी भी देश में, अलग अलग देश में अलग अलग इंपॉर्टेंस है व्यवस्थापिका की। वहां पर जो शासन का प्रकार है उस पर निर्भर करता है। अगर किसी देश में क्या बोलते हैं, निरंकुश शासन है, अधिनायक शासन है, तो व्यवस्थापिका को उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं होती। लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती है। उसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। शासन के प्रकार, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका को उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं होती जितनी संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्राप्त होती है, जैसे भारत और इंग्लैंड में है। क्योंकि भारत और इंग्लैंड में कार्यपालिका जब तक कार्य करती है, जब तक उसका व्यवस्थापिका में बहुमत होता है, उसको कार्यपालिका को हटाने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास होता है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पर, सरकार किस प्रकार की है उस पर व्यवस्थापिका का महत्व निर्भर करता है कि वहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, निरंकुश शासन व्यवस्था है या सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था है। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उन पर व्यवस्थापिका का जो है वो निर्भर करता है। इसके अलावा हम जो बातें व्यवस्थापिका के बारे में आप बातें जान चुके हैं, कोई स्पेशल नाम मात्र की कार्य, अच्छा व्यवस्थापिका क्या होती है कि अंकुश रखने का कार्य करती है कार्यपालिका पर। तो आप ये समझेंगे यहाँ पर कि
देश, किसी भी देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, उस पर व्यवस्थापिका का महत्व निर्भर करता है। जनरली व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कई देशों में कार्य इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर शासन की नीति है वो ना, सॉरी, मैं कार्यपालिका ये कहना चाह रहा हूं कि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका कार्यपालिका का मतलब व्यवस्थापन का कार्य नहीं करती, बल्कि प्रशासन की नीति भी निर्धारित करती है। संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका कैसा आचरण करे, यह देखने का काम भी एक सीमा तक व्यवस्थापिका करती है। संविधान में संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका करेगी। ये तो इसका महत्व है जो हम आगे चल के ढंग से विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक बात और जनरल आइडिया में आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि व्यवस्थापिका का जो श्री गणेश है वो इंग्लैंड से माना जाता है। इंग्लैंड को व्यवस्थापिका की जननी कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने सर्वप्रथम अपनी नीतियां लागू करने के लिए जितने धन की जरूरत थी उसकी स्वीकृति पाने के लिए संसद की पहल की थी। संसद की स्थापना इंग्लैंड से मानी जाती है। ठीक है, तो ये व्यवस्थापिका का एक जनरल आइडिया है। इस प्रकार इस आइडिया के आधार पर आप ये जान पाओगे कि व्यवस्थापिका, आप जानेंगे कि व्यवस्थापिका होती क्या है। देखो, इसके कार्यों के आधार पर इसके विभिन्न नाम है, विभिन्न परिभाषाएं भी दी गई है व्यवस्थापिका से संबंधित। तो वो परिभाषाएं आपको पहले भी बताई जा चुकी है। मैं आपको शॉर्ट में वापस यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार का वह निकाय है व्यवस्थापिका जो देश के व्यवस्थापन करने तथा देश के लिए विधान बनाने का कार्य करती है। ठीक है, व्यवस्थापिका देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। ठीक है, तथा संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का गठन भी इसी के सदस्यों में से होता है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली जहां पर है वहां पर जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो व्यवस्थापिका में से तो आते हैं चुनकर, तो व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का चयन होता है। अतः इसको सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। वहां पर अधिकांशतः देश के सभी विधायी अधिकार व्यवस्थापिका में निहित होते हैं। अब विभिन्न जो डिक्शनरीज में इसकी परिभाषाएं दी गई वो भी आप बुक्स में होगी, आप उसको ढंग से देख लेना। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसकी परिभाषा है, किसी देश का या देश के किसी भाग के लोगों का वह समूह जिसे कानून बनाने या परिवर्तित करने का अधिकार हो व्यवस्थापिका कहलाता है। किसी देश का या देश के किसी भाग के लोगों का वह समूह है जिसे कानून बनाने या परिवर्तित करने का अधिकार हो व्यवस्थापिका कहलाता है। ये आपको इसकी कैम्ब्रिज की परिभाषा है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो ये जान लेने के बाद देखो इसके विभिन्न नाम है। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि इसके नाम विभिन्न है। इसे पॉजिटिव जो इसके नाम है, राष्ट्र का दर्पण है, देश का दर्पण, जनमत का दर्पण, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है व्यवस्थापिका, है ना। राष्ट्र का दर्पण मिरर है व्यवस्थापिका, जो चाह रही है इसका मतलब होता है देश की जनता चाह रही है, राष्ट्र चाह रहा है, तो ये पॉजिटिव नाम है। जनमत का दर्पण आईना है, ये देश का, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। इसका नाम हुआ जनमत का दर्पण। इसी प्रकार जैसे दूसरा नाम इसको कहा जाता है इच्छा का मूर्त रूप। देश की इच्छा का मूर्त रूप है व्यवस्थापिका, जन इच्छा का मूर्त रूप। इसे दूसरा नाम, एक नाम ये भी दिया जाता है शिकायतों की समिति। देश की जनता की जो शिकायतें हैं, देश की जनता जो चाहती है उसका वर्णन या उसका प्रदर्शन व्यवस्थापिका करती है, तो ये इसके नाम है। और दूसरा नाम इसको, ये देश का थिंक टैंक है। देश की समस्याओं के बारे में या देश के महत्वपूर्ण मसलों का विचार विमर्श व्यवस्थापिका में होता है, तो इसको देश का थिंक टैंक भी कहा जाता है, पॉजिटिव नाम है इसका। ब्रेन ट्रस्ट है देश का, ठीक है। जनमत का दर्पण है। इस प्रकार इसके विभिन्न पॉजिटिव नाम है। इन पॉजिटिव नामों के साथ साथ इस व्यवस्थापिका का कुछ नेगेटिव नाम भी है, अर्थात इसकी नकारात्मक छवि भी है कि व्यवस्थापिका की नकारात्मक जो छवि है वो ये है। कुछ लोग इससे नकारात्मक रूप में कहते हैं कि बातें करने वाली दुकान, व्यवस्थापिका बातें करने वाली दुकान है, बातूनी दुकान है ये, इसमें केवल बातें होती है। मर्त निकाय है, इसको महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं मिली हुई है, मर्त निकाय भी इसको नेगेटिव नाम देते हैं कुछ लोग। रबड़ की मोहर कहते हैं कि कार्यपालिका जो कहती है वही व्यवस्थापिका कर लेती है, इस प्रकार इसको रबड़ की मोहर कहते हैं। नकारात्मक नाम है रबड़ की मोहर व्यवस्थापिका को। या पंचायती घर, ठीक है। एक विद्वान है थॉमस कार्लाइल, तो थॉमस कार्लाइल ने इसे बकवास का घर कहा है इस व्यवस्थापिका का जो नाम दिया है। ये विभिन्न बातें, ये विभिन्न नाम ये साबित करते हैं कि व्यवस्थापिका का एक्चुअल में नेगेटिव छवि भी है और पॉजिटिव छवि भी है। तो मेन बात यह है कि व्यवस्थापिका जो है वो
दोनों छवि के साथ साथ महत्वपूर्ण निकाय है उसमें देश के विधान बनाने के संबंध में। इन बातों के आधार पर यह आप समझ गए कि व्यवस्थापिका का अर्थ क्या होता है। अब आता है व्यवस्थापिका के प्रकार। व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती है? देखो, अगर हम प्राचीन काल से विचार करें तो व्यवस्थापिका के प्रकार एक सदनीय व्यवस्थापिका, जो एक सदनीय भी रही है, द्विसदनीय भी रही है, त्रिसदनीय भी रही है। लेकिन आज के समय में विश्व के विभिन्न देशों में केवल 2 प्रकार की व्यवस्थापिका पाई जाती है जनरली, एक सदनीय व्यवस्थापिका, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। एक सदनीय व्यवस्थापिका से मतलब है कि व्यवस्थापिका का जहां केवल एक ही सदन होता है उसे हम एक सदनीय व्यवस्थापिका बोलते हैं, यूनिकैमरल। और जहां पर 2 सदन होते हैं उसको हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, जैसे भारत में बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, संसद के 2 सदन है, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनको डिटेल से जानने के लिए, इस बात को डिटेल से समझने के लिए कि व्यवस्थापिका के 2 प्रकार होते हैं, मेन रूप से आपको यह जानना है कि विभिन्न प्रकार रहे हैं विश्व में, एक सदनीय, द्विसदनीय, लेकिन विश्व में अभी केवल एक सदनीय व्यवस्थापिका है। एक सदन में एक व्यवस्थापिका के एक सदनीय व्यवस्थापिका में केवल एक ही सदन पाया जाता है, जो सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मिलाकर गठित होता है। डायरेक्टली जनता द्वारा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनको मिलाकर गठित होगा एक सदनीय व्यवस्थापिका। देश या देश के किसी भाग के लिए समस्त विधायी कार्य इसी सदन द्वारा संपादित किए जाते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में भी एक सदनीय व्यवस्थापिका है। भारत में तो 2 केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थापिका, संसद उसके 2 सदन है, लेकिन राज्यों में जो राज्य विधानसभा पाई जाती है वो अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्थापिका केवल राज्य विधानसभा है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। भारत के जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। आपको शायद याद होगा, कई बार बताया गया है। आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, बिहार में है ना, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, और जम्मू कश्मीर में भी रही है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। और इसके अलावा विश्व के बहुत से देश हैं जिनमें केवल एक सदनीय व्यवस्थापिका है। इसी प्रकार द्विसदनीय व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका का गठन 2 सदनों से मिलकर होता है, जिसमें एक ऊपरी सदन होता है, उच्च सदन जिसको हम बोलेंगे, एक निचला सदन होता है, निम्न सदन जिसको हम कहते हैं। उच्च सदन के सदस्य विभिन्न विधियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। उस सदन में अलग अलग देशों में अलग अलग परंपरा है कि उच्च सदन बनेगा कैसे। जैसे इंग्लैंड में लॉर्ड सभा है, वो वंशानुगत प्रणाली से उसका गठन होता है। कनाडा में मनोनयन प्रणाली से, नॉमिनेशन से होता है ना। अमेरिका की सीनेट में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। और भारत में अप्रत्यक्ष और मनोनयन प्रणाली दोनों से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि भी होते हैं और मनोनयन प्रणाली से भी होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो सदन होता है, जिसे निम्न सदन बोलेंगे या जन प्रतिनिधि सभा बोलेंगे, या हाउस ऑफ, मतलब निम्न सदन या जनता का प्रतिनिधि जो सदन होता है, उसका निर्वाचन जनरली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से ही होता है, ठीक है। विश्व के अधिकांश देशों में हमें इतना से याद रखना कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें निम्न सदन है वो जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है और उससे अधिक शक्तियां मिली हुई होती है। लेकिन कुछ देश है, अपवाद है, जहां उसको अधिक शक्तियां नहीं मिली हुई होती। ज्यादातर देशों में निम्न सदन को अधिक शक्तियां मिली होती है। नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली जैसे देश कुछ इसके अपवाद है। लेकिन भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे विश्व के कई देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। ये एक जनरल आइडिया आपके बारे में कि व्यवस्थापिका के जो है ये विभिन्न सदन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है विभिन्न देशों के व्यवस्थापिकाओं के विभिन्न नाम एवं प्रकार है। आपको याद रखना है मोटे रूप से कि विश्व के विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के विभिन्न नाम और प्रकार होते हैं। भारत में जैसे व्यवस्थापिका का नाम क्या है? पार्लियामेंट, संसद। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, तो आपको मोटे जन जीके का आइडिया से मैं आपको बता दूंगा। विश्व के विभिन्न देशों में नाम है और विश्व के विभिन्न देशों में प्रकार भी अलग है, कहाँ एक सदनीय, कहाँ बहुत सदनीय। जैसे फॉर एग्जांपल विभिन्न महत्वपूर्ण देशों के नाम मैं बताऊं। अफगानिस्तान में जो नेशनल असेंबली नाम है व्यवस्थापिका का, अफगानिस्तान में जो नाम है उसका नेशनल असेंबली नाम है, द्विसदनीय है। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट नाम है। बांग्लादेश में आएंगे तो हम जातीय संसद नाम है व्यवस्थापिका का, जैसे भारत में संसद वहां जाती है, ठीक है। चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस नाम है, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग नाम है। रूस में डूमा नाम है, ठीक है। श्रीलंका में श्रीलंकाव्य नाम है। फ्रांस में फ्रेंच पार्लियामेंट नाम है। ब्राजील में नेशनल कांग्रेस नाम है, ठीक है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है, वो आपको ध्यान रखने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या नाम है? कांग्रेस,
वहां की व्यवस्थापिका का नाम ही कांग्रेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कोई पार्टी का नाम है, नहीं, अमेरिका में, यूएसए में व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, तो आपको एक लिस्ट आपकी बुक में होगी, वो आपको ढंग से इसको ध्यान रखना है कि किस देश में किस टाइप की व्यवस्थापिका है। देखो अलग अलग देशों में अलग अलग है। ठीक है, मेन मेन देशों की आपको बता दी गई है। ब्रिटेन में है ही नाम पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। तो ये एक जनरल आइडिया आपकी व्यवस्थापिका से रिलेटेड आपको हो गया है। और ये जान लेने के बाद कि व्यवस्थापिका का अर्थ क्या है, कितने टाइप की व्यवस्थापिका होती है, विश्व के विभिन्न देशों में इसके क्या क्या प्रकार है, अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमने दो प्रकार पढ़े, एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका, तो एक सदनीय व्यवस्थापिका के क्या गुण है और क्या दोष है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका के क्या क्या गुण और क्या दोष है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये आप इसके साथ साथ बुक में से पढ़ते रहिए।